हेलो, जय हिंद दोस्तों। यूट्यूब के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ए टू जी के जंक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, वनस्पति विज्ञान पढ़ रहे थे जिसका पार्ट 1 मैंने बना चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरी वीडियो की लिस्ट में जाकर देख लें। और वनस्पति विज्ञान का ये दूसरा पार्ट होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। ये दूसरे पार्ट में है कि शीत संग्रहार यानी कोल्ड स्टोरेज में न्यूनतम तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से -18 डिग्री सेल्सियस पर सामग्री का संचयन किया जाता है। यानी जो कोल्ड स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज में जैसे आलू रखा जाता है और जितनी भी खाद्य सामग्री रखा जाता है, उसमें वो जो है न्यूनतम ताप -10 डिग्री सेल्सियस से -18 डिग्री सेल्सियस पर उस सामग्री का संचय किया जाता है ताकि वो चीज़ें सुरक्षित रहें, उस पर जीवाणु का संक्रमण ना हो। तो फिर इसके आगे पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में। ब्रायोफाइटा सबसे सरल स्थलीय पौधे का समूह है। इस प्रभाग में लगभग 25,000 प्रजातियां सम्मिलित की जाती हैं। ब्रायोफाइटा में संवहन उत्तक अर्थात जाइलम और फ्लोएम पूर्णतः अभाव होता है। मतलब कि जाइलम और फ्लोएम जो है कि ब्रायोफाइटा में नहीं पाए जाते हैं। इस समुदाय को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहते हैं। मतलब कि इस समुदाय मतलब ब्रायोफाइटा समुदाय को वनस्पति जगत का जो है एम्फीबिया वर्ग कहते हैं। इस समुदाय यानी ब्रायोफाइटा समुदाय के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करते हैं। ब्रायोफाइटा समूह के पौधे जो है मृदा अपरदन को रोकने में सहायता करते हैं। स्फेनगम नामक मॉस अपने स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है। इसलिए माली जो है इसका प्रयोग पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के समय सूखने से बचाने के लिए करते हैं। यानी स्फेगनम नामक जो मॉस है वो जो है कि अपने भार से 18 गुना अधिक पानी का सोखने में की क्षमता रखता है, एक स्पंज की तरह काम करता है। इसलिए माली इसका उपयोग जो है पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना हो तो स्फेगनम नामक मॉस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये पानी को अधिक अवशोषित करके रखते हैं, जिससे पौधे की जड़ जो है सूखने से बचे रहते हैं और पौधे ताज़ा रहते हैं। तो इस प्रकार आगे पढ़ेंगे। स्फेगनम मास का प्रयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। स्फेगनम मास का प्रयोग जो है कि एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। अगला है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। टेरिडोफाइटा इस समूह के पौधे नमी छायादार स्थानों, जंगलों तथा पहाड़ों पर अधिकता से पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा समूह के पौधे जो है कि नमी छायादार स्थानों, जंगलों एवं पहाड़ों पर अधिकता से पाए जाते हैं। पौधे का शरीर जो है कि जड़, तना, शाखा एवं पत्तियों में विभेदित रहता है। तना साधारणतया राइजोम के रूप में रहता है। यानी टेरिडोफाइटा समूह के पौधे जो है कि जंगल, खाली स्थान, पहाड़ आदि जगहों पर पाए जाते हैं। और जो है कि पौधे का शरीर जो है कि जड़, तना, शाखा, पत्ती आदि सभी इसमें होते हैं तथा तना साधारण राइजोम के रूप में रहता है। पौधे बीजाणुजनक होते हैं, यानी बीज से पौधे का उत्पन्न होते हैं और जनन की क्रिया बीजाणु के द्वारा होती है। किसमें? टेरिडोफाइटा में। इस समुदाय ने टेरिडोफाइटा समुदाय के पौधे में संवहन उत्तक पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। यानी इसमें संवहन उत्तक जो जाइलम फ्लोएम होते हैं वो विकसित होते हैं, जिसमें जाइलम का काम होता है जल का परिवहन करना, फ्लोएम का काम है खाद का संचरण करना। परंतु जाइलम में वैशिल एवं फ्लोएम में सहकोशिकाएं नहीं होती हैं। इसके आगे पढ़ेंगे पुष्पोद्भिद या फूल वाला पौधा। पुष्पोद्भिद या फूल वाला पौधा की बात करेंगे। पुष्पोद्भिद पौधा तो
शुरू में हम लोग पढ़े थे पौधे दो प्रकार के होते हैं, पुष्पोद्भिद और अपुष्पोद्भिद। पुष्पोद्भिद जो फूल वाला पौधा, और पुष्पोद्भिद जिसमें फूल नहीं होते हैं। तो पुष्पोद्भिद यानी फूल वाले पौधे, इस समूह के पौधे पूर्ण विकसित होते हैं। यानी पुष्पोद्भिद यानी फूल वाला पौधा पूर्ण विकसित होता है। इस समूह के सभी पौधों में फूल, फल, बीज होते हैं। इस समूह के पौधों को दो उपसमूहों में बांटा जा सकता है, नग्नबीजी समूह और आवृत्तिबीजी समूह। यानी पुष्पोद्भिद यानी फूल वाले पौधे को दो समूहों में बांटा जाता है। एक है नग्नबीजी जिसमें बीज नहीं होते, आवृत्तिबीजी जिसमें बीज होते हैं। पहला है नग्नबीजी। नग्नबीजी के बारे में बात करें तो नग्नबीजी जिम्नोस्पर्म इसका इंग्लिश होता है। नग्नबीजी का इंग्लिश जो है जिम्नोस्पर्म होता है। नग्नबीजी में क्या है कि नग्नबीजी के पौधे वृक्ष, झाड़ी या आरोही के रूप में होते हैं। इनके पौधे यानी नग्नबीजी के पौधे जो एक वृक्ष के रूप में भी होते हैं, झाड़ी के रूप में होते हैं या आरोही के रूप में होते हैं। पौधे काष्ठीय, बहुवर्षीय और लंबे होते हैं। यानी नग्नबीजी के पौधे जो है जिसमें बीज नहीं होते, उसके पौधे जो है कि काष्ठीय यानी काट देने वाला होता है, काष्ठ उत्पन्न करने वाला, बहुवर्षीय बहुत वर्षों का इसका जीवन काल होता है, और लंबे होते हैं, इनकी लंबाई ज़्यादा होती है। इसकी मूसला जड़ें पूर्ण विकसित होती हैं। परागकण की क्रिया वायु द्वारा होती है। नग्नबीजी पौधे के जो परागन होती है, जो निषेचन होती है, वो वायु के द्वारा परागन होता है। ये मरुद्भिद होते हैं, जीरोफाइटिक होते हैं। मरुद्भिद यानी मरुस्थल में उगने वाले। वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सेम्परविरेंस इसी जगत के अंतर्गत आते हैं। यानी वनस्पति जगत का जो सबसे ऊंचा पौधा है, वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा यानी लंबा पौधा सिकोया सेम्परविरेंस इसी जगत यानी नग्नबीजी के अंतर्गत आते हैं। इसकी ऊंचाई 120 मीटर है। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहा जाता है। किसको? सिकोया को। वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा की बात कौन है? सिकोया है। सिकोया सेम्परविरेंस यानी सिकोया वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा है, और ये सबसे ऊंचा जो पौधा वो नग्नबीजी समूह का है, और यानी जिम्नोस्पर्म समूह का है। और ये सिकोया की ऊंचाई 120 मीटर होती है, और सिकोया को जो है कि कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। सबसे छोटा आवृत्तबीजी पौधा जिमिया पैगमिया है। यानी सबसे छोटा अनावृतबीजी पौधा यानी नग्नबीजी पौधा जेमिया पिग्मिया है। वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सेम्परविरेंस नग्नबीजी के अंतर्गत आते हैं, और इसकी ऊंचाई 120 मीटर है। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा नग्नबीजी पौधा जिमिया पैगमिया है। आगे है जीवित जीवाश्म साइकस, जिंगो बाइलोबा एवं मेटासिकोया है। जीवित जीवाश्म क्या है? साइकस को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। जिंगो बाइलोबा भी जीवित जीवाश्म है। मेटासिकोया भी जीवित जीवाश्म है। जीवित जीवाश्म जीवाश्म जो कि मर जाते हैं, जो जीव जंतु वो दब जाते हैं धरती के अंदर, उसको जब निकाला जाता है और तो उसे जीवाश्म कहा जाता है। लेकिन जीवित जीवाश्म मतलब कि जीवाश्म है जो कि अभी जीवित है वो साइकस है। जिंगो बाइलोबा को भी जीवित जीवाश्म कहते हैं, एवं मेटासिकोया को भी जीवित जीवाश्म कहते हैं। जिंगो बाइलोबा को मेडन हेयर ट्री कहते हैं। मेडन हेयर ट्री किसे कहते हैं? मेडन हेयर ट्री कहते हैं जिंगो बाइलोबा को। साइकस के बीजांड एवं नरयुग्मक पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं। जो साइकस है, जीवित जीवाश्म जो साइकस है, साइकस सबसे बड़ा पौधा भी है, सबसे बड़ा पेड़ भी है, 120 मीटर ऊंचाई है। रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया इसका नाम है। और साइकस के बीजांड एवं नरयुग्मक पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं। पाइनस के परागकण इतनी तादाद में होते हैं कि पीले बादल बन जाते हैं। पाइनस के परागकण इतनी तादाद में होते हैं कि इससे पीले बादल बन जाते हैं। आगे जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व, यानी आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो जिम्नोस्पर्म का
यानी नग्नबीजी पौधे का क्या क्या महत्व है। तो भोजन के रूप में जिम्नोस्पर्म का प्रयोग भोजन के रूप में साइकस के तनों से मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है, इसलिए साइकस को सागोपाम भी कहते हैं। यानी साबूदाना किससे बनाया जाता है? साबूदाना जो है कि साइकस के जो पेड़ है उसके तनों से मंड निकालकर यानी स्टार्च निकालकर जो है कि साबूदाना बनाया जाता है। साबूदाना को साइकस के पेड़ से ही निकाला जाता है और साबूदाना को जो है कि सागोपाम भी कहते हैं। लकड़ी के रूप में नग्नबीजी जिम्नोस्पर्म का प्रयोग जो कि चीड़ का पेड़ जो है कि लकड़ी के लिए प्रयोग किया जाता है। शिकोया नग्नबीजी है यानी जिम्नोस्पर्म है, इसको लकड़ी का प्रयोग किया। देवदार, स्प्रूस आदि से फर्नीचर बनते हैं, जो कि ये सारे पेड़ पौधे जो है कि जिम्नोस्पर्म है। बाष्पीय तेल के रूप में चीड़ के पेड़ से जो है कि तारपीन का तेल बनता है और चीड़ का पेड़ भी नग्नबीजी है। देवदार की लकड़ी से जो है कि सिड्रस तेल बनते हैं तथा जूनिपेरस की लकड़ी से जो है कि सेडस्कास्ट के तेल बनते हैं। तो एक बार फिर से इस चीज़ को रिवीजन करेंगे। जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व भोजन के रूप में साइकस के तनों से मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है, इसलिए साइकस को सागोपाम कहते हैं। लकड़ी चीड़, सिकोया, देवदार, स्प्रूस आदि की लकड़ी से जो फर्नीचर बनते हैं। वाष्पीय तेल चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल बनता है। देवदार की लकड़ी से जो है कि सिड्रस तेल तथा जूनिपेरस की लकड़ी से जो है कि सेडस्कास्ट तेल बनते हैं। आगे है टेनिन। चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने के काम में आता है। टेनिन जो है कि चमड़ा बनाने में काम आता है और स्याही बनाने में भी काम टेनिन का आता है। रेजिन की बात करें तो कुछ शंकु पौधों से रेजिन निकाला जाता है तथा इसका प्रयोग जो है कि वार्निश, पॉलिश, पेंट आदि बनाने में किया जाता है। रेजिन कुछ शंकु पौधों से जो है कि रेजिन निकाला जाता है। रेजिन का प्रयोग जो है कि वार्निश, पॉलिश, पेंट आदि बनाने में किया जाता है। अगला है आवृतबीजी पौधे यानी एंजियोस्पर्म इसका इंग्लिश होता है। आवृतबीजी पौधे यानी एंजियोस्पर्म। आवृतबीजी उपसमूह के पौधों में बीज फल के अंदर होते हैं। यानी आवृतबीजी पौधे वे पौधे कहलाते हैं जिसका बीज जो है फल के अंदर होते हैं। जिसका बीज फल के अंदर होता है आवृतबीजी कहलाते हैं। इनके पौधों में जड़, पत्ती, फूल, फल एवं बीज सभी पूर्ण विकसित होते हैं। इस उपसमूह के पौधों में बीज पत्र होते हैं। बीज पत्र यानी मतलब कि एक बीज हुई तो उसके पत्र होते हैं, मतलब उसके भाग होते हैं अलग अलग। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर पौधों के दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला एक बीजपत्री और दूसरा है द्विबीजपत्री। जैसे मूंगफली के पौधे, मूंगफली को अगर तोड़ेंगे तो उसमें दो भाग निकलेगा, तो ये वे द्विबीजपत्री हो गए। तो एक बीजपत्री पौधे उन पौधों को कहते हैं एक बीजपत्री जिनके बीज में सिर्फ एक बीजपत्र होते हैं। इनके कुल का नाम एवं कुछ प्रमुख पौधों का नाम निम्न सारणी में दी गई है। तो एक बार फिर से इसको रिवीजन करेंगे कि आवृतबीजी यानी एंजियोस्पर्म क्या है। एंजियोस्पर्म समूह के पौधों में बीज जो है फल के अंदर होता है। ये जो बीज हो फल के अंदर होते हैं। इनके पौधों में जड़, तना, पत्ती, फूल एवं फल सभी पूर्ण विकसित होते हैं। इस उपसमूह यानी आवृतबीजी उपसमूह के पौधों में बीजपत्र होते हैं। बीजपत्रों की संख्या के आधार पर पौधों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री पौधे। एक बीजपत्री पौधे उन पौधों को कहते हैं जिनके बीज में सिर्फ एक बीजपत्र होते हैं। इनके कुल का नाम एवं पौधों का सारणी इस प्रकार है। तो पहला है कुल का नाम। पहला है कि ये कुल का नाम और कुछ प्रमुख पौधों का नाम, जैसे कि लिलिएसी कुल यानी वंश। लिलिएसी कुल में आते हैं लहसुन और प्याज। लहसुन और प्याज किस कुल में आते हैं? लिलिएसी कुल में आते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखें। पॉलमी कुल में आते हैं सुपारी, तार, नारियल और खजूर। सुपारी, तार, नारियल और खजूर ये पॉलमी कुल में आते हैं, यानी पॉलमी वंश में। ग्रेमिनेसी कुल में जो है कि गेहूँ,
मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई आदि जो है कि ग्रेमनेशी कुल में आते हैं। तो ये सभी जो पौधे हैं ये सब एक बीजपत्री। जैसे लहसुन, लहसुन की बात करें तो लहसुन में एक ही पत्र होते हैं। इसको आप अलग अलग तोड़ के नहीं कर सकते हैं, ये खुद से अलग नहीं हो सकते हैं इसके जो बीज हैं। इसी प्रकार से अगर बात करें तो मटर की बात करें या फिर चना की बात करें, चना ये सब जो है इसमें दो बीजपत्री हैं, इसमें दो भाग होते हैं इसको तोड़ने पे अगर तोड़ेंगे तो लेकिन लहसुन, प्याज, सुपारी, तार, नारियल इसके जो है कि एक बीजपत्र होते हैं, ये बीज से फटेंगे नहीं। लिलियेशी कुल, लिलियेशी कुल में जो एक लहसुन और प्याज आते हैं, लिलियेशी कुल में लहसुन और प्याज आते हैं। पाल्मी कुल में सुपारी, तार, नारियल, खजूर पाल्मी कुल में आते हैं। ग्रेमनेशी कुल में जो है कि गेहूँ, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जई, जौ इत्यादि जो है ग्रेमनेशी कुल में आते हैं। तो ग्रेम अनाज भी ऐसे होता है। तो दूसरा है, आगे है द्विबीजपत्री पौधे। इस वर्ग में वे पौधे आते हैं जिनके पौधों के बीजों में दो पत्र होते हैं। इनके कुल का नाम प्रमुख पौधों का इस प्रकार है। यानी द्विबीजपत्री में जो है कि वे पौधे होते हैं जिसके बीज में दो पत्र होते हैं। जैसे द्विबीजपत्री पौधे में इस प्रकार से देंगे। जैसे पहले द्विबीजपत्री के कुल का नाम होगा, मतलब किस कुल में कौन से पौधे आते हैं, और प्रमुख पौधे का नाम यानी उस कुल में कौन से पौधे आते हैं। पहला है क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी कुल के अंतर्गत मूली, सलजम, सरसों, मूली, सलजम, सरसों ये सब क्रूसीफेरी कुल के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है मालवेशी कुल। मालवेशी कुल के अंतर्गत कपास, भिंडी, गुड़हल ये सब मालवेशी कुल के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है कि क्रूसीफेरी कुल के अंतर्गत जो है कि मूली, सलजम और सरसों ये सब क्रूसीफेरी कुल के अंतर्गत आते हैं। मालवेशी कुल के अंतर्गत जो है कपास, भिंडी, गुड़हल, कपास, भिंडी, गुड़हल ये मालवेशी कुल के अंतर्गत आते हैं। आगे है लेग्यूमिनोसी। लेग्यूमिनोसी कुल के अंतर्गत जो है बबूल, छुई मुई, कत्था, गुलमोहर, अशोक, कचनार, इमली तथा सभी दलहन पौधे जो है, जितने भी दलहन पौधे हैं वो सारे लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत बबूल, छुई मुई, कत्था, गुलमोहर, अशोक, कचनार, इमली तथा सभी दलहन पौधे जो है लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। कंपोजिट कुल के अंतर्गत जो है कि सूरजमुखी, भृंगराज, गेंदा, कुसुम, सलाद, डहेलिया आदि जो है कंपोजिट कुल के अंतर्गत आते हैं। रूटेसी कुल के अंतर्गत जो आते हैं वो नींबू, चिकोतरा, संतरा, मौसमी, बेल आदि जो है कि रूटेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। नींबू, चिकोतरा, संतरा, मौसमी, बेल रूटेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। कुकुरबिटेसी कुल के अंतर्गत की बात करें, कुकुरबिटेसी कुल के अंतर्गत जो है कि तरबूज आते हैं, खरबूजा कुकुरबिटेसी कुल के अंतर्गत आते हैं, टिंडा कुकुरबिटेसी कुल के अंतर्गत आते हैं, कद्दू कुकुरबिटेसी कुल के अंतर्गत आते हैं, लौकी, खीरा, ककड़ी, परवल, चिचिंडा, करेला आदि कुकुरबिटेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। तो एक बार फिर से इन चीज़ों को पढ़ेंगे। यानी क्रूसीफेरी कुल के अंतर्गत मूली, सलजम, सरसों क्रूसीफेरी कुल के अंतर्गत आते हैं। मालवेसी कुल के अंतर्गत कपास, भिंडी, गुड़हल आते हैं। लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत बबूल, छुई मुई, कत्था, गुलमोहर, अशोक, कचनार, इमली तथा सभी दलहन फल जो है लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। कंपोजिट कुल के अंतर्गत सूरजमुखी, भृंगराज, गेंदा, कुसुम, सलाद, डहेलिया आदि कंपोजिट कुल के अंतर्गत आते हैं। रूटेसी कुल के अंतर्गत नींबू, चितकोहरा, संतरा, मौसमी, बेल आदि रूटेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। आगे है कि रूटेसी कुल के अंतर्गत नींबू, चितकोहरा, संतरा, मौसमी, बेल रूटेसी। कुकुरबिटेसी कुल के अंतर्गत जो है तरबूज, खरबूजा, टिंडा, कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी, परवल, चिंचिड़ा, करेला आदि कुकुरबिटेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। सोलेनेसी कुल के अंतर्गत जो है कि आलू, मिर्च, बैंगन, मकोई, धतूरा,
बेलेंडोना, टमाटर आदि जो है कि सोलेनेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। यानी आलू, मिर्च, बैगन, टमाटर, धतूरा, बेलेंडोना आदि जो है कि सोलेनेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। रोजेसी कुल के अंतर्गत जो है कि स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम, नाशपाती ये सभी रोजेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। यानी रूटेसी कुल के अंतर्गत नींबू, संतरा, चितकोहरा, मौसमी, बेल, तरबूज ये सब आते हैं। और कुकुरबिटेसी कुल के अंतर्गत तरबूज, खरबूज, टिंडा, कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी, परवल, चिंचिड़ा, करेला कुकुरबिटेसी कुल के अंतर्गत। सोलनेसी कुल के अंतर्गत जो है कि आलू, मिर्च, बैगन, मकोई, धतूरा, वेलेंटिना, टमाटर सोलनेसी ग्रुप के अंतर्गत। रोजेसी ग्रुप के अंतर्गत जो स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम, नाशपाती आदि रोजेसी ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। अगला टॉपिक है पादप औकारिकी। औकारिकी प्लांट मॉर्फोलॉजी यानी पादप औकारिकी। औकारिकी विभिन्न पादपों जैसे पादपों के भाग, विभिन्न पादप के भागों मतलब कि जो पादप हैं वो पादप के तो विभिन्न भाग हो सकते हैं। पत्तियां हैं, उसके जो है कि शाखाएं हैं, उनके फल हैं, उनके जो फल हैं, उनके जो फूल हैं, तो इस तरह से जो है उनके तना है, उनकी जड़ है, उनकी पौधे की जो है जितने भी अंग हैं ये सारे अंग ही औकारिकी के अंतर्गत आते हैं। औकारिकी जो है विभिन्न पादपों जैसे जड़, तना, पादपों के विभिन्न भागों जैसे तना, जड़, पत्ती, पुष्प, फल आदि के रूपों तथा गुणों के अध्ययन को औकारिकी कहते हैं। यानी औकारिकी किसे कहते हैं? औकारिकी जो पौधे के जितने भी भाग हैं उसके अध्ययन को औकारिकी कहते हैं। औकारिकी के जो पौधे के जो विभिन्न भाग हैं उसको बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले है जड़ यानी रूट। जड़ पौधों का अवरोही भाग है जो मूलांकुर से विकसित होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि जड़ कहाँ से विकसित होता है? मूलांकुर से विकसित होता है। जड़ मूलांकुर से विकसित होता है। जड़ जो है कि पौधों का अवरोही भाग है और जड़ दो प्रकार के होते हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। जड़ कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। जड़ कहाँ से विकसित होते हैं? मूलांकुर से विकसित होते हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। जड़ सदैव जो है प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करते हैं। जड़ जो है प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करते हैं। जैसे ये पौधा अगर है, ये पौधा अगर है तो इनके जो जड़ हैं तो प्रकाश तो इधर से आएंगे, तो पौधे का जड़ जो है भूमि प्रकाश से दूर विकसित करते हैं। यानी जो प्रकाश ऊपर है तो पौधे के जड़ जो है कि नीचे ये विकसित होंगे, हमेशा ज़मीन के अंदर जाएंगे पौधे की जड़ें। लेकिन पत्तियां हैं, शाखाएं हैं, ये सभी प्रकाश की ओर यानी प्रकाशानुवर्ती होते हैं, मतलब कि ऊपर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन जड़ जो है कि नीचे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा है मूसला जड़ों का रूपांतरण। शंकु का आकार मूसला जड़ों का रूपांतरण की बात करें तो गाजर जो है, गाजर का जो है कि शंकु आकार का जड़ है। सलजम और चुकंदर जो है कुंभी रूपी जड़ है, मूसला जड़ है। मूली जो है तरकु रूपी जड़ है। तो मूसला जड़ों का रूपांतरण की बात करें तो शंकु का आकार जो है, शंकु आकार का जो है कि गाजर शंकु आकार के जड़ से बने हैं। कुंभी रूपी जो है कि सलजम और चुकंदर कुंभी रूपी होते हैं। तरकु रूपी जो है कि मूली जो है तरकु रूपी होते हैं। पौधे का दूसरा भाग तना है, स्टीम। यह यानी तना पौधे का वह भाग है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करते हैं। जड़ जो है प्रकाश की विपरीत वृद्धि करते हैं यानी जमीन के अंदर, जबकि तना जो है प्रकाश की ओर वृद्धि करते हैं यानी ऊपर की ओर। यह प्रांकुर से विकसित होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि जड़ जो है मूलांकुर से विकसित होता है, लेकिन तना जो है प्रांकुर से विकसित होता है। पत्ती की बात करें तो पत्ती हरे रंग की होती है। इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन बनाना है। यानी पत्ती किस का कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके जो है कि भोजन बनाना है, और पत्ती जो है कि हरे रंग की होती हैं। और इसमें है तना। तनों का जो है कि रूपांतरण की बात करें तो आलू एक तना, आलू तना का रूपांतरित रूप है। आलू भूमिगत तने का रूप है,
जो कि कंद भूमिगत तने से जो है कि आलू बना है। धनकंद, बेंडा और केसर क्या है? धनकंद है। सल्ककंद, प्याज क्या चीज़ है? सल्ककंद है, जो एक तना है। हल्दी अदरक क्या है? प्रकंद है, जो कि, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि तनों का रूपांतरण, यानी जो है कि आलू जो है एक तने का रूप है, कंद, भूमिगत तना कंद से जो है कि आलू बना है। धनकंद, बेंडा और केसर एक धनकंद है जो कि तना का रूपांतरण है। प्याज जो है सल्ककंद है, जो ये भी तना का रूपांतरित भाग है। और हल्दी और अदरक भी प्रकंद है, ये भी तना का रूपांतरित भाग है। आगे बात करें पुष्प यानी फ्लावर की बात करें तो फ्लावर के क्या कार्य होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं, इसको पढ़ेंगे। तो फ्लावर के बारे में है कि पुष्प जो है कि पौधों का जनन अंग है। पुष्प जो है पौधों का जनन अंग है। पुष्प में जो है कि बाह्य दलपुंज, पुमंग और जयांग पाए जाते हैं। इनमें से पुमंग जो है कि नर जननांग होते हैं। पुमंग क्या होते हैं? नर जननांग। और जयांग जो है मादा जननांग होते हैं। यानी पुष्प के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पुष्प जो है कि पौधे का जनन अंग होता है। पुष्प क्या होता है? पौधे का जनन अंग होता है। पुष्प में कौन कौन से अंग होते हैं? बाह्य दलपुंज होते हैं, दलपुंज होते हैं। तो पुष्प में पुमंग होते हैं, पुष्प में जयांग होते हैं। इनमें से पुमंग जो है पुष्प में पाए जाने वाले पुमंग जो है नर जननांग है, जबकि जयांग जो है वो मादा जननांग है। पुमंग की बात करें तो पुमंग में एक या दो से अधिक पुंकेसर होते हैं। पुंकेसर में परागकण पाए जाते हैं। पुमंग में एक से अधिक पुंकेसर होते हैं और पुंकेसर में क्या होते हैं? परागकण पाए जाते हैं। जयांग इसमें अंडप होते हैं। अंडप के 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। जयांग में अंडप होते हैं। अंडप के 3 भाग होते हैं, कौन कौन? अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। परागन की बात करें तो परागकोश से निकलकर अंडप के वर्तिकाग्र पर परागकणों के पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं। परागन 2 प्रकार के होते हैं। यानी हम लोग पढ़ रहे थे पुष्प के बारे में, तो पुष्प पौधे का जनन अंग है। पुष्प के अंतर्गत दलपुंज, बाह्य दलपुंज, पुमंग और जयांग, ये 4 चीज़ पाए जाते हैं। पुमंग जो है कि नर जननांग है, जबकि जयांग जो है कि मादा जननांग है। पुमंग में एक या एक से अधिक पुंकेसर पाए जाते हैं और पुंकेसर में परागकण पाए जाते हैं। जयांग में अंडप होते हैं। अंडप के 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। परागन जो है कि परागकोश से निकलकर अंडप के वर्तिकाग्र पर परागकणों की पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं। परागन 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागन और परपरागन। पहला है स्वपरागन, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, और परपरागन। तो स्वपरागन में क्या होगा और परपरागन में क्या होगा? स्वपरागन मतलब कि खुद से वो परागित होते हैं। और परपरागन में जैसे कि वायु, चिड़िया के द्वारा या फिर भौरों के द्वारा जो परागकण का अंडाशय पे रखना और उससे निषेचन होना परपरागन कहलाता है, यानी मतलब कि दूसरे माध्यम से। और अगला है पौधे के भाग में जो निषेचन, फर्टिलाइजेशन की बात करें तो निषेचन परागनली बीजांड में प्रवेश करके बीजांडकाय को भेदती हुई भ्रूणकोश तक पहुंचती है। परागनली जो है बीजांड में प्रवेश करके बीजांडकाय को भेदती हुई भ्रूणकोश में प्रवेश करती है और परागकणों को वहां छोड़ देती है। इसके बाद एक नर युग्मक एक अंड कोशिका से संयोजन करती है, जिसे निषेचन कहते हैं। निषेचित अंड युग्मनज यानी जायगोट कहलाता है। आवृतबीजी में निषेचन त्रिक संलयन, जबकि अन्य वर्ग में पौधों में द्विसंलयक होता है। इसको फिर से पढ़ें। निषेचन परागनली बीजांड में प्रवेश करके बीजांडकाय को भेदती हुई भ्रूणकोश तक पहुंचती है और परागकणों को वहां छोड़ देती है। इसके बाद एक नर युग्मक एक अंड कोशिका
में संयोजन करती है, जिसे निषेचन कहते हैं। निषेचित अंड युग्मनज यानी जायगोट कहलाते हैं। आवृतबीजी में निषेचन त्रिक संलेख, जबकि अन्य वर्ग अन्य वर्ग के पौधों में द्विसंलेख होते हैं। आगे है अनिषेक फलन। कुछ पौधों में बिना निषेचन हुए ही अंडाशय से फल निकल जाते हैं। अनिषेक फलन, कुछ पौधों में बिना निषेचन के हुए ही अंडाशय से फल बन जाते हैं। इस प्रकार बिना निषेचन हुए फल के विकास को अनिषेक फलन कहते हैं। साधारणतः इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं, जैसे केला, पपीता, नारंगी, अंगूर और अनानास। ये सारे पौधे जो है कि अनिषेक फलन के अंतर्गत होते हैं, जिसका बिना निषेचन हुए ही अंडाशय में फल बन जाते हैं। इन सभी का केला, पपीता, नारंगी, अंगूर और अनानास। फल का निर्माण अंडाशय से होता है। संपूर्ण फलों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सरल फल, संपूर्ण फल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है सरल फल, अमरूद, केला आदि सरल फल हैं। पुंज फल में बात करें तो स्ट्रॉबेरी, रसभरी, ये पुंज फल हैं। संग्रंथित फल की बात करें तो कटहल, शहतूत आदि संग्रंथित फल है। यानी सरल फल अमरूद, केला सिंपल फल हैं, यानी सरल फल हैं। पुंज फल जिसमें रस भरा रहता है, स्ट्रॉबेरी, रसभरी, ये सब पुंज फल हैं। संग्रहित फल जिसमें रेशा होता है, रेशेदार इसका जो फल होता है, कटहल, शहतूत आदि संग्रंथित फल है। कुछ फलों के निर्माण में बाह्य दलपुंज तथा पुष्पासन आदि भाग लेते हैं। ऐसे फलों को असत्य फल कहते हैं। जैसे सेब असत्य फल हैं, कटहल असत्य फल हैं आदि। यानी असत्य फल किसको कहते हैं? कुछ फलों के निर्माण में, जिस फल के निर्माण में बाह्य दलपुंज और पुष्पासन ये आदि भाग लेते हैं, ऐसे फलों को जो है असत्य फल कहते हैं, यानी फॉल्स फ्रूट कहते हैं। सेब असत्य फल है, कटहल असत्य फल है आदि। आगे है कि कुछ फल एवं उसके खाने योग्य भाग के पढ़ेंगे। और पहले पढ़ेंगे फल और उस फल का खाने योग्य भाग कौन सा है। जैसे सेब का खाने योग्य भाग क्या है? पुष्पासन है। फिर है नाशपाती का खाने योग्य भाग पुष्पासन है। यानी सेब का खाने योग्य भाग क्या चीज़ है? सेब का खाने योग्य भाग पुष्पासन है। नाशपाती का खाने योग्य भाग भी पुष्पासन है। सेब का खाने योग्य भाग पुष्पासन, नाशपाती का खाने योग्य भाग पुष्पासन। आम का खाने योग्य भाग क्या है? मध्य फल भित्ति। आम का हम लोग मध्य फल भित्ति खाते हैं। अमरूद का हम लोग खाते हैं फल भित्ति बीजांडासन दोनों। अमरूद का फल भित्ति और बीजांडासन दोनों खाते हैं। अंगूर का खाने योग्य भाग है फल भित्ति बीजांडासन दोनों। पपीता का खाने योग्य भाग है मध्य फल भित्ति। पपीता का हम लोग मध्य फल भित्ति खाते हैं। नारियल का भ्रूणपोष खाते हैं। टमाटर का खाते हैं फल भित्ति और बीजांडासन। केला का खाने योग्य भाग मध्य एवं अंतः फल भित्ति। केला का खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति एवं अंतः फल भित्ति। इसको फिर से पढ़ेंगे। यानी सेब का खाने योग्य भाग पुष्पासन, नाशपाती का पुष्पासन। आम का खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति। अमरूद का खाने योग्य भाग फल भित्ति या बीजांडासन। अंगूर का खाने योग्य भाग फल भित्ति बीजांडासन। पपीता का खाने योग्य भाग जो है वो मध्य फल भित्ति है। नारियल का खाने योग्य भाग भ्रूणपोष है। टमाटर का खाने योग्य भाग फल भित्ति वो बीजांडासन है। केला का खाने योग्य भाग जो है मध्य फल भित्ति वो अंतः फल भित्ति केला का खाने योग्य भाग है। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें है कि गेहूं का खाने योग्य भाग क्या है? गेहूं का खाने योग्य भाग जो है वो भ्रूणपोष एवं भ्रूण है। गेहूं का खाने योग्य भाग भ्रूणपोष एवं भ्रूण है। काजू का खाने योग्य भाग पुष्पवृंत और बीजपत्र है। काजू का खाने योग्य भाग पुष्पवृंत और बीजपत्र है। लीची का खाने योग्य भाग एरिल है। चना का खाने योग्य भाग बीजपत्र एवं भ्रूण है। मूंगफली का खाने योग्य भाग बीजपत्र एवं भ्रूण है। शहतूत का खाने योग्य भाग रसीले परिदल पुंज है। कटहल का खाने योग्य भाग परिदल पुंज एवं बीज है। आगे है अनानास का खाने योग्य भाग जो है वो परिदल पुंज है। नारंगी का खाने योग्य भाग जो है कि जूसी हेयर है। एक बार फिर से रिवीजन करें दोस्तों, ये सारे फैक्ट जो है बार बार पढ़ने से ही याद रहेंगे और इसको अपने दिमाग में याद रखने की कोशिश करें तो ये याद रह जाएंगी।
इतनी भी बड़ी चीज़ नहीं है। तो फिर से पढ़ेंगे, गेहूं का खाने योग्य भाग भ्रूणपोष एवं भ्रूण है, काजू का खाने योग्य भाग पुष्पवृंत या बीजपत्र, लीची का खाने योग्य भाग एरिल है, चना खाने योग्य भाग बीजपत्र एवं भ्रूण है, मूंगफली का खाने योग्य भाग बीजपत्र एवं भ्रूण है, सहतूत का खाने योग्य भाग रसीले परिदलपुंज है, कटहल का खाने योग्य भाग परिदलपुंज एवं बीज है, अनानास का खाने योग्य भाग जो है परिदलपुंज है, नारंगी का खाने योग्य भाग जो है जूसी हेयर जो है कि नारंगी को खाते हैं। इस प्रकार वनस्पति विज्ञान के दूसरे पार्ट में यहीं तक, और फिर आगे इसके बारे में वनस्पति विज्ञान का अगला पार्ट फिर पढ़ेंगे और फिर उसमें आगे चर्चा करेंगे पादप उत्तक के बारे में, उसके बाद पादप हार्मोन के बारे में, पादप रोग के बारे में। तो फिलहाल यहीं तक रहेगा, मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।